हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपिका दाधीच विज्ञान की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। बच्चों, हम विज्ञान में कक्षा 9वीं विज्ञान में सबसे पहले बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान वाला पोर्शन शुरू करने जा रहे हैं। जी हाँ बच्चों, जो कि शुरू होता है आपके पाठ 5 से। आपकी बुक में NCERT में जो पाठ 5 है वहाँ से बायोलॉजी का पोर्शन स्टार्ट होता है, यानी कि जीव विज्ञान का। तो हम आज की क्लास से पहले बायोलॉजी का पोर्शन ही कंप्लीट करेंगे एंड आप बहुत ही मन लगाकर अच्छे से हर एक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को इतना सा भी डाउट इस क्लास के बाद में नहीं रहेगा। तो बच्चों देखिए, पाठ 5 का नाम है, तो बच्चों देखिए पाठ 5 का नाम है जीवन की मौलिक इकाई। ठीक है, जीवन की मौलिक इकाई। जीवन नाम से तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जिंदगी के बारे में एक तरीके से बात हो रही है, लेकिन इस मौलिक इकाई का मतलब क्या है? ठीक है, मौलिक इकाई का मतलब यहाँ पर है कि जीवन की सबसे छोटी से छोटी इकाई, यानी मौलिक इकाई, आधारभूत इकाई जिस पर कि हमारा जो जीवन है वो क्या है, डिपेंड करता है, निर्भर करता है। तो वही हम जीवन की मौलिक इकाई के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, देखो बच्चों, जीवन की मौलिक इकाई है क्या? कोशिका, जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? कोशिका बोलते हैं। और इस पाठ में हम कोशिका के बारे में और कोशिका के अंगों के बारे में बहुत ही अच्छे से डिटेल में बात करेंगे। देखिए, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बार विषय वस्तु पर ले जाती हूँ ताकि उससे आपको क्लियर हो जाए कि हम क्या क्या टॉपिक हमारी इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। ये जितने भी सारे टॉपिक्स मैं अभी आपको बताऊंगी वो न सिर्फ हम आज की क्लास में बल्कि ये कंप्लीट चैप्टर्स के कुछ मेन पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिए हैं। देखो, हम सबसे पहले पढ़ेंगे कोशिका की खोज, कि कोशिका की खोज किसने करी। ठीक है, अब आता है ये दिमाग में तो ये सवाल कि इसकी खोज किसने करी? तो रॉबर्ट हुक नाम के एक वैज्ञानिक हुए थे जिन्होंने कोशिका की खोज करी। बाकी डिटेल्स हम आगे देखेंगे। कोशिका के प्रकार, एक कोशिकीय व बहुकोशिकीय जीव, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक कोशिकाएं। साथ ही हम बात करेंगे कोशिका की संरचना के बारे में, प्लाज्मा झिल्ली या फिर कोशिका झिल्ली के बारे में, कोशिका भित्ति के बारे में, केंद्रक के बारे में, कोशिका द्रव्य के बारे में, कोशिका अंगक, अंतर्द्रव्य जालिका, गोल्जी उपकरण, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और साथ ही हम बात करेंगे रसधानियों की। ठीक है, रसधानियों के बाद में बच्चों हम ये भी देखेंगे कि पौधों की कोशिका। देखो, कोशिका जो है वो पौधों में अलग और जंतुओं जानवरों में अलग। तो पौधों की कोशिकाओं को पादप कोशिका भी कहा जाता है और जानवरों की कोशिकाओं को जंतु कोशिका भी कहा जाता है। तो हम इसके सबसे लास्ट में ये भी देखेंगे कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या अंतर है, ये भी हम हमारी इस क्लास में देखेंगे। तो मुझे लगता है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। बच्चों ये देखो, ये जो आपको ये इधर एक चित्र दिखाई दे रहा है, इधर ये आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है, तो ये सब क्या है? कोशिकाएं बच्चों माइक्रोस्कोपिक संरचना होती है, यानी कि सूक्ष्मदर्शी में ही इन्हें देखा जाता है। तो बस ये वही चीजें हैं। और ये बच्चों जो नाम है ये हो सकता है आपको सुनने में बहुत थोड़े हार्ड से लग रहे होंगे कि भाई हम गोल्जी पढ़ेंगे, लाइसोसोम पढ़ेंगे, ये इंग्लिश के नाम तो हमें याद ही नहीं होते हैं। अगर इनका कोई इजी हिंदी का नाम आएगा तो वो आपको क्लास में आगे जरूर मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स से इन सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करवा दूंगी तो आपको इनके नाम से ही समझ में आने लग जाएगा कि इस नाम का मतलब या कोशिका के कौन से अंग के बारे में बात की गई है। बच्चों बिना टाइम वेस्ट किए अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए
कोशिका की खोज बच्चों रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने करी थी। और रॉबर्ट हुक ने क्या बताया था, उन्होंने बताया था कि एक दिन, ठीक है, जो ये पेड़ की छाल में से एक कोर्क नाम का पदार्थ मिलता है। कोर्क के एक मृत उत्तक है, ठीक है। देखो कोर्क से मैं यहाँ लिखती हूँ कोर्क, या फिर ये होता है एक तरीके से मृत उत्तक, ठीक है, मृत उत्तक। इसको इन्होंने क्या किया बच्चों, सूक्ष्मदर्शी में देखा। क्या किया, सूक्ष्मदर्शी में देखा। सूक्ष्मदर्शी में देखने के बाद में इनको ये पता चलता है कि ये जो अंदर है, ये अंदर कैसा छोटे छोटे कमरों से मिलकर बना है। कैसे मिलकर बना है बच्चों, छोटे छोटे कमरों से। देखो इनको ऐसा ऐसा कुछ दिखाई दिया था, और ऐसा ही एक चित्र आपकी बुक में भी दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है। बच्चों बुक में आप जरूर पढ़े, जैसे जो टॉपिक मैंने आज आपको यहाँ पढ़ाया है, आप सेम डे आपकी बुक से उसे जरूर क्लियर करें। ये जो ऐसी आपको संरचनाएं आपकी बुक में दिखाई दे रही होगी, ये छोटी छोटे कमरों जैसी संरचनाएं रॉबर्ट हुक को सूक्ष्मदर्शी में उत्तक इसमें देखने को मिली। तो उन्होंने इन छोटे कमरों का नाम क्या रख दिया, इंग्लिश में बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं, सेल। ये एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है अ लिटिल रूम, या फिर एक छोटा कमरा, ठीक है, एक छोटा कमरा। देखो अब आपने बच्चों मधुमक्खी का छत्ता देखा होगा। देखो मधुमक्खी वाला जो होता है घर, वो छोटे छोटे आपको एक अलग अलग कोने में से कमरे अलग से दिखाई देते हैं। तो सेम वैसी ही संरचना यहाँ पर इनको मिली, इसीलिए इन्होंने ये भी कहा है कि इसका जो स्ट्रक्चर है या संरचना है वो हनीकॉम्ब यानी कि मधुमक्खी के छत्ते से मिलती जुलती संरचना है। तो ये तो हो गई बच्चों खोज कैसे कर रही उसके बारे में बात। अब देखो कोशिका क्या होती है। हम सभी जितने भी प्राणी हैं, ठीक है, लिविंग बींग्स है, वो किससे, सजीव है, वो किससे मिलकर बने, कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। मतलब छोटी, सबसे छोटी इकाई जो है हमारे जीवन की, वो क्या है, कोशिका है। देखिए सभी जीव सूक्ष्म कोशिकाओं के बीच बने, कोशिकाओं के बने होते हैं जिन्हें कोशिका कहते हैं, ठीक है। सभी जीवों की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई कोशिका है। बच्चों ध्यान रखिए, संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है, संरचनात्मक या फिर कार्यात्मक इकाई। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, इसी के आपके पास में एक अलग से भी चीजें रहेंगी, संरचनात्मक या फिर कार्यात्मक इकाई। इस तरीके से आप आपके सेल्फ नोट्स भी बना सकते हैं कि संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई किसे कहा गया है, कोशिकाओं को कहा गया है। क्योंकि देखो बच्चों, शरीर में संरचना देने का काम हो या सबसे छोटी जो कार्य करने वाली इकाई है कार्यात्मक इकाई, वो किसे कहा गया है, कोशिका को ही कहा गया है। सन 1665 में रॉबर्ट हुक ने स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से कॉर्क कोशिकाओं, मैंने बताया कॉर्क वही है कि पतली काट में अनेक छोटे छोटे प्रकोष्ठ देखे, यानी छोटे छोटे कमरे जैसी संरचनाएं देखी, और जिसे उन्होंने क्या नाम दिया, कोशिका नाम दिया। बच्चों क्या नाम दिया, कोशिका नाम दिया। तो ये तो हो गई कोशिका की खोज के बारे में बात कि कोशिका की खोज किसने करी, कब करी थी, 1665 में करी थी, और ये सब चीजें मैंने आपको बेसिक बता दी है। अब देखिए कोशिका के प्रकार की हम बात करते हैं। इससे पहले हम एक डिटेल में एक और चीज देख लेते हैं, कोशिका सिद्धांत, ठीक है, कि कोशिका सिद्धांत जो है ये आपकी बुक में एक छोटे से बॉक्स में दे रखा है बच्चों। तो आप उस बॉक्स को अगर पढ़ोगे तो आपको वहां पर कोशिका सिद्धांत मिल जाएगा, और ये आपको पता भी होना चाहिए, ठीक है। कोशिका सिद्धांत बच्चों देखो, पहले एक श्लीडन व श्वान, ठीक है, श्लीडन व श्वान ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि सभी, पहली चीज इन्होंने कहा
कि सभी जो भी सजीव है वो किससे मिलकर बने हैं? कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। सभी सजीव कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। दूसरा बच्चों, इन्होंने ही कहा था कि कोशिका क्या है? कार्यात्मक, ठीक है, कार्यात्मक, संरचनात्मक व मूलभूत इकाई है। आधारभूत इकाई बोलिए या मूलभूत इकाई बोलिए, आधार इकाई बोलिए, एक ही बात है। ये क्या किसने बताया? ये श्लीडन और श्वान ने अपने कोशिका सिद्धांत के अंदर बताया। उसके बाद देखिए बच्चों, उसी कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाने के लिए आए कौन? रुडोल्फ विर्चो, ठीक है, रुडोल्फ विर्चो नाम के वैज्ञानिक आए। रुडोल्फ विर्चो ने ये कहा कि जो श्लीडन भैया और श्वान भैया ने हमें बात बताई है वो बिल्कुल सही बताई है, हम सभी इसी से कोशिकाओं से ही मिलकर बने हैं। लेकिन उन्होंने ये कहा कि जो नवनिर्मित कोशिकाएं होती है, जो कोशिकाएं नई बनती हैं, वो पहले से जो अस्तित्व में है उन्हीं कोशिकाओं से बनती है। यानी इन्होंने कहा कि सभी नवनिर्मित कोशिकाएं कहाँ से बनती? जो पहले से अस्तित्व में है वहीं से बनती हैं। तो इन्होंने बताया कोशिका विभाजन वाली चीज कि इन्होंने ये बताया कि प्री एग्जिस्टिंग है, मतलब ये पूर्व में अस्तित्व में है, पूर्व से ही अस्तित्व में ये कोशिका है, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि ये मान लीजिए मात्र कोशिका है, ये विभाजन करेगी और यहाँ दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करेगी। तो एक कोशिका तो इनसे ये बन गई और एक कोशिका ये बन गई। तो इन्होंने कहा कि ये जो नवनिर्मित कोशिकाएं हैं, नवनिर्मित कोशिकाएं, ठीक है, नवनिर्मित कोशिकाएं। तो इन्होंने यही बात बताई कि जो नवनिर्मित कोशिकाएं हैं वो पहले से जो अस्तित्व में रह रही कोशिकाएं हैं वहीं से इनका निर्माण होता है। ये बात पहले दोनों वैज्ञानिकों ने नहीं बताई थी कि कैसे नई जो कोशिकाएं नई बनती है वो कैसे बनती हैं। तो बस यही बात इन्होंने यहाँ पर कोशिका सिद्धांत के अंदर बताया। तो बच्चों देखिए ये हमने कोशिका सिद्धांत की बात करी, लेकिन अब मैं आपको यहाँ बताती हूँ कि इन्होंने कौन से सन के अंदर बताया। देखो श्लीडन व श्वान ने जो हमें कोशिका सिद्धांत दिया वो सन 1839 में दिया। कब दिया? 1839 में। और वहीं रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में क्या किया? इसे एक्सटेंड किया, यानी कि इसे और ज़्यादा विस्तारित रूप दिया। तो ये है कोशिका सिद्धांत की बात हमने यहाँ पर करी है। अब देखिए बच्चों, कोशिका के प्रकार, कोशिका दो हो सकते हैं, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। तो ऐसे जीव जिनमें एक कोशिका होती है वो एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं, जिनमें एक से अधिक होती है वो बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। बच्चों देखो, कोशिकीय से क्या समझ में आ रहा है? कोशिका। क्या समझ में आ रहा है? कोशिका में इधर लिख देती हूँ, ठीक है। और इस एक से आपको क्या समझ में आ रहा है? वन, एक। और एक कोशिका वाला जीव क्या कहलाएगा? एक कोशिकीय जीव कहलाएगा। जैसे अमीबा वगैरह हो गए, ये एक कोशिकीय जीव में आते हैं, एक ही कोशिका से मिलकर बने होते हैं बच्चों। और ऐसे जीव एक ही कोशिका से क्या करते हैं? अपना पाचन, अपनी सारी जो भी शरीर की क्रियाएं हैं वो एक ही कोशिका से पूर्ण करते हैं। वहीं बच्चे देखिए, बहुकोशिकीय की अगर हम बात करें तो बहु यानी क्या हो गया? बहुत या अधिक। क्या हो गया? बहुत
या अधिक। और इस कोशिकीय का मतलब मैंने आपको बता ही दिया, क्या हो गया, सेल भी लिख देती हूँ, इंग्लिश में भी आपको ध्यान रहेगा, सेल या फिर कोशिका। तो ऐसे जीव बच्चों जो एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने हैं उन्हें क्या कहा जाएगा, बहुकोशिकीय जीव कहा जाएगा। तो यहाँ मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा बच्चों। देखो अभी तक हमने कोशिका की खोज पढ़ी है, कोशिका का सिद्धांत देखा है, और हमने क्या देखा है कि एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव क्या होते हैं, ये अभी तक हमने देखा है। अब देखो कुछ हम अंतर देखेंगे कि एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव में क्या अंतर होते हैं। देखो कोशिका संख्या, सबसे पहले हम इसके आधार पर चलेंगे कि कोशिका की संख्या एक कोशिकीय जीव में कितनी होती है, एक ही होती है। एक कोशिकीय में एक ही होती है और बहुकोशिकीय में अधिक मात्रा में कोशिकाएं उपस्थित होती है। कार्य अगर हम देखें तो एक ही कोशिकाओं के द्वारा इसमें सारे कार्य किए जाते हैं, लेकिन इनमें विभिन्न कोशिकाएं, विभिन्न विभाजन मतलब अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं अपना अलग अलग कार्य करती है। कार्य का विभाजन, देखो बच्चों कार्य का विभाजन क्या होता है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। देखो क्योंकि यहाँ से आपको समझ में आएगा, डिवीजन ऑफ लेबर। लेबर का मतलब क्या होता है, श्रम होता है, श्रम विभाजन यानी काम का विभाजन या फिर कार्य का विभाजन। देखो अगर मान लीजिए कि मैं बोलती हूँ कि यहाँ पर कोई दीवार बन रही है, तो वहाँ पर क्या होता है, मजदूरों के बीच में वो अपना कार्य विभाजित कर लेते हैं कि किस तरीके से एक जना क्या काम करेगा, दूसरा क्या काम करेगा घर बनाने के लिए। तो उन्होंने क्या किया, अपना कार्य विभाजित कर लिया। साथ ही अगर हम देखें हमारे शरीर में पाचन तंत्र अपना अलग काम करता है, श्वसन तंत्र अपना अलग कार्य करता है। इसी प्रकार कोशिकाओं में क्या होता है, कार्यों का विभाजन हो जाता है कि कोशिका का कौन सा अंग कौन सा कार्य करेगा। तो बच्चों देखो अगर ये एक कोशिकीय जीव है यानी एक ही कोशिका है, तो इसका क्या इसमें कार्य का विभाजन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। वहीं अगर हम बहुकोशिकीय जीव की बात करें तो विशेष कोशिकाएं विभिन्न प्रकार के कार्य करती है। ठीक है, कार्य करती हैं। जनन, अब देखो जनन क्या होता है बच्चों, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नई संतति प्राप्त होती है। तो जनन एकल कोशिका द्वारा, एक कोशिकीय में एक ही कोशिका से जनन होता है। विशेष कोशिकाएं जनन में भाग लेती हैं। बहु कोशिकाओं में जनन के लिए विशेष कोशिकाएं होती हैं जिन्हें हम जनन कोशिकाएं बोलते हैं, वो इस कार्य में मददगार रहती हैं। आयु इनकी छोटी होती है और बहुकोशिकीय की आयु लंबी या फिर अधिक होती है। तो बच्चों ये कुछ अंतर मैंने आपको बताए हैं एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों के अंदर। देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाएं। देखो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या होता है, प्रो प्लस कैरियोटिक, यही नाम आपने अभी पढ़ा उधर, प्रो प्लस कैरियोटिक। ठीक है, प्रोकैरियोटिक। फिर एक हमने पढ़ा यू प्लस कैरियोटिक, यूकैरियोटिक, ये नाम हमने पढ़ा। ठीक है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक हमने देखा। बच्चों देखो इस प्रो का मतलब क्या आता है, इस प्रो का मतलब मैं यहाँ पर आपको लिख देती हूँ। प्रो के मतलब से आप ध्यान रखिए पहले, ठीक है, और पहले मतलब पहले के ज़माने में क्या था, विकास अधिक नहीं हो रखा था, डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो रखा था। ये चीज़ आप याद रखो। अब एक मिनट देखिए इधर कि इस कैरियोटिक की अगर मैं बात करूँ तो इस कैरियोटिक का मतलब होता है बच्चों केंद्रक। क्या होता है, केंद्रक। तो ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक सुविकसित अवस्था में नहीं होता है वह कहलाते हैं प्रोकैरियोटिक जीव। अब देखो
केंद्रक है पहले जैसा, प्रो का मतलब पहले प्रिमिटिव टाइप का, यानी कि आपको ध्यान रखना है विकास अच्छे से नहीं होता है, यानी कि इसका क्या है, केंद्रक जो है बच्चों, केंद्रक सुविकसित नहीं होता है, और साथ ही इनमें दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग भी नहीं पाए जाते हैं। दोहरी झिल्ली का मतलब मान लो कि ये कोई कोशिका का अंग है, अगर इस पे एक और झिल्ली है, डबल लेयर है, यानी वो दोहरी झिल्ली वाला कहलाएगा। तो ऐसे कोशिकांग इसमें नहीं पाए जाते हैं। अब बच्चों देखो यूकैरियोटिक इसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। कैरियो का मतलब मैंने आपको बता ही दिया कि क्या होता है, केंद्रक, ठीक है, क्या होता है, केंद्रक। केंद्रक को हम डिटेल में पढ़ेंगे, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि केंद्रक क्या होता है। अब देखो केंद्रक को इंग्लिश में न्यूक्लियस बोलते हैं, आप ध्यान में रखो। मैं चाहती हूँ कि बच्चे ऑलराउंडर रहे, उन्हें ध्यान रहे कि केंद्रक को न्यूक्लियस कहा जाता है, न्यूक्लियस का मीनिंग केंद्रक होता है। और बच्चों यू का मतलब होता है ट्रू, और ट्रू फॉल्स खेलते हो ना इंग्लिश में, तो ट्रू का मतलब क्या होता है, सच्चा, यानी कि सच्चा केंद्रक इसमें है। और सच्चे केंद्रक का मतलब क्या हो गया बच्चों, सुविकसित केंद्रक। क्या हो गया, सुविकसित केंद्रक। अब तो मुझे पता है कि आपको समझ में आ गया होगा प्रोकैरियोटिक क्या होता है और यूकैरियोटिक क्या होता है, सुविकसित केंद्रक इसमें होता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको कुछ इजी ट्रिक के अकॉर्डिंग बताया है, लेकिन अगर पेपर में आपसे पूछा जाता है तो आप किस तरीके से लिखेंगे वो देखिए। आकार में बहुत छोटी है, कौन, प्रोकैरियोटिक। वैसे कोशिकाएं बहुत छोटी होती है, सूक्ष्मदर्शी से ही देखी जाती है, लेकिन उसके तुलना में भी प्रोकैरियोटिक छोटी है और यूकैरियोटिक आकार में बड़ी होती है। कोशिका का केंद्रकीय भाग न्यूक्लियर झिल्ली से नहीं ढका होता है। बच्चों मैंने झिल्ली आपको बताई थी, झिल्ली का मतलब होता है परत, ठीक है। तो इनका जो केंद्रक है, वैसे केंद्रक सुविकसित नहीं होता है और इसलिए इनकी न्यूक्लियर वाली झिल्ली। अब देखो आपको क्या ध्यान में रखना है, न्यूक्लियस यानी केंद्रक, तो न्यूक्लियर की झिल्ली यानी न्यूक्लियस की ही झिल्ली, बस वही नाम है यहाँ पर। केंद्रकीय भाग न्यूक्लियर झिल्ली से ढका होता है। यहाँ पर केंद्रक अनुपस्थित होता है। बच्चों देखो अनुपस्थित होता है कौन, केंद्रक अनुपस्थित होता है, लेकिन उसकी जगह यहाँ पर क्या उपस्थित होता है, न्यूक्लियोइड। क्या, न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड, ठीक है, ये यहाँ पर उपस्थित होता है, यानी कि गुच्छेनुमा संरचना होती है जस्ट, लेकिन वो केंद्रक नहीं होता है। केंद्रक की जगह न्यूक्लियोइड उपस्थित होता है। केंद्रक उपस्थित होता है किसमें, यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर। झिल्ली द्वारा घिरे अंगक अनुपस्थित है। मैंने आपको यहाँ अभी बताया था कि झिल्ली वाले जो केंद्रक है वो नहीं होते हैं, अंगक नहीं होते हैं। अंगक का मतलब अंग, कोशिका के अंगों की बात हो रही है यहाँ पर। अब देखो यूकैरियोटिक में अंगक झिल्ली द्वारा घिरे हुए, यानी मान लो कि ये कोई अंग है, ठीक है, कोशिका का ये अंग है, ये किसी झिल्ली से ढका हुआ है, घिरा हुआ है, ठीक है। यानी कि मैं ये कह सकती हूँ कि झिल्ली से ढका हुआ क्या है, एक कोशिकांग है, यानी कि कोशिका का क्या है, अंग है। आगे देखिए बच्चों, कोशिका विभाजन विखंडन या कोशिका विभाजन द्वारा होता है और इसमें माइटोसिस या फिर मियोसिस के द्वारा होता है। तो ये कुछ उदाहरण या कुछ आप अंतर समझ लीजिए प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के मध्य। हमने एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय में भी अंतर देखे हैं और यूकैरियोटिक और इसमें प्रोकैरियोटिक में भी हमने अंतर देखे हैं। अब बच्चों कोशिका की संरचना, हम बात करेंगे किसके बारे में, कोशिका की संरचना के बारे में। अब हम आगे बात करेंगे कोशिका की संरचना, कि कोशिका की संरचना कैसी होती है। देखो कोशिका झिल्ली अथवा कोशिका प्लेज्मा झिल्ली। बच्चों मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि जो हमने यहाँ संरचना की बात करी है, ठीक है, संरचना में एक्चुअल में होता क्या है कि
तीन कोशिकांग ऐसे हैं जो पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में कैसी होती है, समान होती है, यानी पौधों की कोशिकाओं में भी उपस्थित है और जंतुओं की कोशिकाओं में भी उपस्थित है। तो देखिए वो कौन कौन सी है। एक तो है प्लाज्मा झिल्ली, जो अभी आपने आगे नाम देखा था, प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है, ये दोनों में होता है। दूसरा आगे हम पढ़ेंगे केंद्रक, और तीसरा कोशिका द्रव्य। बच्चों यूं तो हम 6-7 कोशिकांगों के बारे में बात करेंगे, लेकिन ये 3 कोशिकांग ऐसे हैं जो दोनों ही प्रकार की कोशिकाओं में, पौधों की में भी और जंतुओं की में भी ये कैसी है, समान होती है, यानी उपस्थित होती हैं। अगर मैं बात करूं प्लास्टिड की तो वो क्या होता है, पौधों में होता है, लेकिन जंतु कोशिकाओं में नहीं होता है, तो वहाँ पर कुछ अंतर अलग आ जाते हैं। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि ये तीनों जो है वो आपको दोनों कोशिकाओं में देखने को मिलेगा। मैं आपको आगे हर एक कोशिकांग को डायग्राम के साथ में भी बताने वाली हूँ, तो क्लास आपके लिए बहुत एक्साइटमेंट वाली होने वाली है। बच्चों आप क्लास को पूरी देखें और अधिक से अधिक इस क्लास का फायदा उठाएं, क्योंकि ये टॉपिक्स बच्चों ऐसे हैं कि ये आपके आगे के हर एग्जाम में काम आने वाले हैं। देखिए यह कोशिका की सबसे बाहरी परत है, जो कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। कोशिका झिल्ली क्या है बच्चों, मान लो ये कोशिका है, ठीक है, तो इसके सबसे बाहरी परत जो है, ठीक है, जो सबसे बाहरी वाली परत है, ये क्या कहलाएगी, कोशिका झिल्ली कहलाएगी या फिर प्लाज्मा झिल्ली कहलाएगी। यह कुछ पदार्थों को अंदर अथवा बाहर आने जाने देती है तथा अन्य पदार्थों की गति भी रोकती है। मान लीजिए प्लाज्मा झिल्ली को ऐसा लगता है कि ये कोई पदार्थ आ रहा है और ये इस कोशिका के लिए हानिकारक है, तो ये इसे नहीं आने देगी। अगर कोई जा रहा है तो इसे लगता है कि हाँ ठीक है, इसे चले जाना चाहिए, तो यहाँ पर ये क्या करती, परमिशन देने का काम करती है। इसलिए कोशिका झिल्ली को, यानी इस कोशिका झिल्ली को या इस प्लाज्मा झिल्ली को क्या, वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहा जाता है। पेपर में आने वाला सवाल है, कोशिका झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहा जाता है। तो पार से ध्यान रखना कि पार होने देती है या परमिशन दे देती है, कुछ पदार्थों की गति को रोकती भी है और कुछ को आने जाने देती है। तो इन्हीं कारणों की वजह से प्लाज्मा झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहा जाता है। तो यहाँ बच्चों हमने बात कर रही है किसके बारे में, कोशिका झिल्ली या फिर प्लाज्मा झिल्ली की बात हमने करी है। अब हम बात करेंगे कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली के कार्यों की। बच्चों मैं आपको हर कोशिका के अंगों के मुख्य कार्य बताने वाली हूँ, उससे आपको कंफ्यूजन ना हो कि ये अंग क्या काम करेगा, ये कोशिकांग कौन सा काम करेगी। प्लाज्मा झिल्ली लचीली होती है और कार्बनिक अणुओं जैसे लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। बच्चों कैसी है झिल्ली, लचीली है। आप देखो लचीली होगी, फ्लेक्सिबल होगी, तभी तो ये क्या काम करेगी, परमिशन देने वाला काम कर पाएगी। दूसरा, ये किससे मिलकर बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, तो इसी वजह से इसे बोला जाता है कि कोशिका झिल्ली लिपोप्रोटीन की बनी होती है, यानी लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। कौन, प्लाज्मा झिल्ली। तो आपको ध्यान रखना है कि प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। यह कोशिका के अंदर व बाहर अणुओं को आने जाने देती है, ये इसका कार्य है। यह कोशिका के निश्चित आकार को बनाए रखती हैं। बाहरी परत है तो ये क्या काम करेगी, निश्चित आकार को बनाए रखने का कार्य भी करेगी। कोशिका झिल्ली का लचीलापन एक कोशिक जीवों में कोशिका के बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने में सहायता करती है। देखो बच्चों, एक कोशिकीय जीव हमने देखा है कि जिनके पास एक ही कोशिका है, तो वो अपना भोजन लेने के लिए या बाहर अपना जो पदार्थ है उसे निष्कासन करने के लिए किसी न किसी की सहायता तो लेंगे ही, और वो किसका,
प्लाज्मा झिल्ली की सहायता लेते हैं। और क्यों? क्योंकि ये कैसी है? लचीली है, इसी वजह से। तो बच्चों हमने प्लाज्मा झिल्ली की बात करी है कि सबसे बाहरी परत है, लिपिड और प्रोटीन की हमने बात करी है कि ये किस किस से मिलकर बने होते हैं। ग्रहण करने में, अब देखिए ये हमने बात करी है प्लाज्मा झिल्ली की। अब बच्चों हम आगे बात करेंगे किसकी? कोशिका भित्ति की। देखो कोशिका भित्ति की हम बात करेंगे। बच्चों आज की क्लास में हमने ये देखा है कि कोशिका क्या होता है, कोशिका की खोज किसने करी है, कोशिका सिद्धांत किसने दिया है, और 2-3 वैज्ञानिकों के नाम भी हमने देखे हैं। और साथ ही हमने बात करी है किसके बारे में? कोशिकांग के बारे में। किसकी हमने बात करी है? कोशिकांग की हमने बात करी है, जिसमें हमने प्लाज्मा झिल्ली को पूरा किया है। तो बच्चों मेरा सभी से अनुरोध है कि आप एक बार यहाँ तक अपनी बुक में ज़रूर पढ़ें। अगर आपको कहीं भी किसी शब्द को लेकर कोई डाउट उत्पन्न होता है, कोई परेशानी होती है, तो आप बुक में से या आप इस वीडियो को ज़रूर एक बार रिवाइंड करके देख सकते हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और क्या बोलूँ? सो मिलते हैं स्टूडेंट्स इसी चैप्टर को कंटिन्यू करने के साथ में एक नए अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।